दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, जनहित में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जनहित में आज बात सूर्या के ऑपरेशन सिंदूर की करेंगे। भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर हमला करके उसे धुआं धुआं कर दिया, लेकिन आप टीवी स्क्रीन पर राफेल या S-400 की नई तस्वीरों की उम्मीद अगर कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का धुआं पार्ट 1 के धुएं से काफी अलग है। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को कल दुबई में लॉन्च किया गया, लेकिन इस बार भारत की सेना ने नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम ने स्ट्राइक की है। कैप्टन सूर्या के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में नजरों से गिरा गिरा कर मारा है। उसके रोम रोम में आग लगा दी, पाकिस्तान के दिल और दिमाग में धुआं भर दिया है। आप ये ना सोचें कि मैं पाकिस्तान पर भारत की जीत को लेकर शब्दों की जलेबियां बना रही हूं। चलिए सीधे सपाट अंदाज में भारत के इस स्ट्राइक के जो 5 स्टेप्स थे उनके बारे में आपको देते हैं जानकारी। भारत ने एशिया कप के T20 मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने यह जीत पहलगाम हमले के पीड़ितों और सेना को समर्पित की है। टॉस के बाद भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ भी नहीं मिलाया। जीत के बाद भारतीय क्रिकेटर्स ने पाक क्रिकेटर्स से हैंडशेक नहीं किया। जीत के बाद टीम इंडिया ने ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान प्लेयर्स की एंट्री नहीं होने दी। पहली स्ट्राइक तो आपने कल रात ही देख ली थी, जब भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पस्त करके हरा दिया था। लेकिन बाकी की 4 स्ट्राइक जो आप नहीं देख पाए, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाने जा रहे हैं। क्रिकेट मैच के फोटो वीडियो दिखाने में कई तरह की शर्तें और बाधाएं आड़ी आती हैं, इसीलिए हमने AI की थोड़ी मदद ली है और ये वीडियो तैयार किया है। पाकिस्तान की बेइज्जती का क्रम मैच के नतीजे से ही शुरू करते हैं। भारत से हारने पर पाकिस्तान ने कैसे अपनी टीम को लानतें देने की परंपरा बनाए रखी है, सबसे पहले आप वो देखिए। Very disappointing. It's really sad. पाकिस्तान को एक एम्बैरेसिंग डिफीट का सामना हुआ। मैं पाकिस्तानी था, हूँ और आऊंगा। याद नहीं करते ये लोग, तकलीफ की बात है। इन्हें मुल्क का ख्याल नहीं है। कुछ नहीं पता क्रिकेट का, जीरो है इन्हें। दूसरों को कहते हैं, मीडिया को कहते हैं, खुद क्या कर रहे हो? हमेशा हर दफा इवेंट में मतलब शर्मिंदा ही करवाते हो। लोगों से तो ना बस बैटिंग हुई है, ना फील्डिंग हुई है, ना बॉलिंग हुई है। किया गया इन्होंने कलील करवा। मायूसी तो है, और लेकिन मुझे अपनी टीम का भी पता था और मुझे इंडिया की टीम का भी पता था। मतलब यार एम्बैरेसिंग शर्मनाक परफॉर्मेंस इतना भी ना करो हमारे साथ कि हम जो तुम्हें सपोर्ट करने खड़े हैं वो भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ दें कि भाई हमसे तो ना हो पाएगा। तुम्हारी नीयतें हार गई है, तुम्हारी इंटेंट, तुम्हारी एग्रेशन हमारे पाकिस्तान के लिए रन थे। भारत से मैच हारने पर पाकिस्तानियों का अपनी टीम पर फट पड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की दुबई में पहली मिट्टी पलीत कल मैच शुरू होने के पहले ही हो गई थी, जब दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आए थे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और जैसा कि हर टॉस के बाद होता है, दोनों कप्तान आपस में हाथ मिलाते हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को कोई भाव नहीं दिया और फील्डिंग सजाने के लिए मैदान से निकल पड़े। दूसरी स्ट्राइक पाकिस्तान को मैच हराकर ही कर दी। अब तीसरी स्ट्राइक देखिए, जो मैच विनिंग शॉट लगते ही हुई है। जीतने वाले बल्लेबाज पवेलियन लौटते हैं तो दूसरी टीम के फील्डरों से हाथ मिलाते हुए ड्रेसिंग रूम की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सूर्य कुमार और शिवम दुबे ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक की कोई रस्म नहीं निभाई। मैदान को पार करते हुए सीधे ड्रेसिंग रूम में जा पहुंचे और अपनी टीम से ही हैंडशेक किया, बधाई दी। क्रिकेट में कहते हैं कि मैदान का दुश्मन भी ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर दोस्त हो जाता है, लेकिन कल टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का दरवाजा एक झटके से बंद हुआ। उसमें पाकिस्तानी ताक झांक नहीं कर पाए, उसके पूरे इंतजाम किए गए। कप्तान सूर्य कुमार का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, लेकिन पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में न्योता नहीं गया। और अब टीम इंडिया की 5वीं स्ट्राइक भी आपके सामने रखते हैं, जो इन सबसे तगड़ी थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो उन्होंने अपनी जीत पहलगाम में मारे गए 26 लोगों के परिवारों
और भारतीय सैनिकों के नाम कर दी। आपको याद होगा 6-7 मई की रात पाकिस्तान अंदाजा नहीं लगा पाया था कि भारतीय सेना क्या करने वाली है। ना ही उसे 9-10 मई की रात का अनुमान था कि मिट्टी पलीद होने वाली है। कल भी 4 स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की बत्ती जली कि ये तो ऑपरेशन सिंदूर का क्रिकेट वर्जन है। इसीलिए उसके कप्तान सलमान आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे। पाकिस्तान के कोच ने खबर दी कि टीम इंडिया के हाथ ना मिलाने से उनका कप्तान गहरे सदमे में है, पूरी टीम भी डिप्रेशन में है। और फिर सूर्य कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो शक ही नहीं रह गया कि पाकिस्तान से खेलना भले ही हमारी मजबूरी थी, लेकिन हाथ मिलाने या जबरन गले लगाना कोई मजबूरी नहीं थी। मैं सूर्य कुमार देव का और उसकी टीम का और उसके पूरे मैनेजमेंट का की इस भावना का तो सैल्यूट करता हूं और सम्मान करता हूं और स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने सैनिकों के प्रति, सैनिक बलों के प्रति और शहीदों के प्रति, उनके प्रति एक खेल भावना से ऊपर उठ करके उनको सम्मान दिया। पहलगाम हमले के जो पीड़ित हैं उनका बयान आपने सुना। स्कूल या फिर मोहल्ले के बच्चों में अक्सर ये हो जाता है कि मम्मी वो मेरे साथ नहीं खेल रहा, वो मुझे बॉल नहीं दे रहा, वो मेरे पास भी नहीं बैठ रहा, इस तरह की शिकायतें होती हैं। टीम इंडिया के इस नो हैंडशेक एक्शन के बाद पाकिस्तान भी अब यही कर रहा है, लेकिन उसकी शिकायत से पहले उसका रोना धोना भी शुरू हो चुका है। क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच प्रैक्टिकल ना करो यार। हम अच्छी बातें आपके लिए कर रहे हैं ना। देखिए सबसे बुरी जो चीज़ हुई है ना, आज हैंडशेक नहीं हुआ। तो हैंडशेक कर लो, मैंने मैच के आपको प्री मैच में भी कहा था, कर लो हैंडशेक, कोई मसला नहीं, गेम ऑफ क्रिकेट है, शो यू ग्रेस। ये एक चीज़ हुई, आईसीसी को नोटिस देना चाहिए इसके ऊपर। आप मैच ना खेलें इससे अच्छा, क्योंकि क्रिकेट जो गेम है ना, टीम बाहर ही नहीं आए, हाँ तो ये अच्छा साइन नहीं है इंटरनेशनल। मुझसे नहीं होता यार। I will go shake my hands with my enemies, that's fine. So, but इसको प्रैक्टिकल मत बनाओ यार। हमारे खिलाफ ही खेले ना, जीत भी गए, तो ऐसा गलत है मेरे ख्याल से। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, बना छोटी हरकत है, बहुत छोटी घटिया हरकत है। It's just a game of cricket, come on। हम भी कारगिल हुआ था, हम गए, उसके बाद इंडिया खेलने गए थे। अपनी सॉलिडारिटी शो करो, ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है, सॉलिडारिटी शो करो। पाकिस्तान को भारत ने जो जवाब दिया है, इसी सिचुएशन पर एक शेर याद आ रहा है। दिल से मिलने की जब तमन्ना ही नहीं दिल में, तो हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत क्या है। लेकिन हैंडशेक ना होने से तिल मिलाए पाकिस्तान ने रोना गाना करते हुए बवाल शुरू कर दिया है और एशिया क्रिकेट काउंसिल यानी ACC को शिकायत भी कर दी है। ICC से भी इसमें दखल अंदाजी की मांग की गई है। हालांकि इसमें भी भारत से सीधा पंगा लेने से बचते हुए PCB ने एक बलि का बकरा ढूंढ लिया और वो है इस मैच के रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट। PCB ने शिकायत में लिखा है, सूर्य कुमार का सलमान आगा से हैंडशेक ना करना तय था। सूर्य कुमार ने रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को यह बात बता दी थी। टॉस के बाद पाइक्रॉफ्ट ने ही सलमान आगा को मना किया। रेफरी ने सूर्य कुमार को समझाने की बजाय उनका साथ दिया, इसीलिए एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी के पद से हटा दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकी भी दी है कि अगर मैच रेफरी को हटाया नहीं गया तो पाकिस्तान एशिया कप बीच में छोड़ भी सकता है। पाकिस्तान की दिक्कत यह भी है कि मैच रेफरी का मामला ICC के तहत आता है, जिसकी कमान भारत के पास है। कप्तान सूर्य कुमार खुद बोल चुके हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ ना मिलाने का फैसला सोचा समझा था और पूरी टीम का था। इसके जवाब में जब वो वीडियो वायरल किया जा रहा है, जब एशिया कप ट्रॉफी के अनवील वाले दिन सूर्य कुमार ने ACC के चेयरमैन मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था, जो कि PCB के चीफ भी थे। पाकिस्तान पूछ रहा है कि जब PCB चीफ से हाथ मिला सकते हैं तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेटरों से क्यों नहीं। बहरहाल अपनी फजीहत को ढांकने के लिए PCB ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर उस्मान वाहला को सस्पेंड कर दिया है। वाहला पर 2 ठीकरा फोड़ा गया है, एक तो फजीहत नहीं रोक पाने का और दूसरा रेफरी की शिकायत ना करने का। हालांकि एक सवाल और है कि अगर भारत एशिया कप जीत लेता है तब तो उसे ACC चीफ नकवी से ही ट्रॉफी लेनी पड़ेगी, जो कि PCB चीफ भी हैं। भारत तब क्या करेगा? खैर, जाने की हैंडशेक पर पाकिस्तान के विलाप में अब कितना दम है।
कूटनीति के मंचों पर आपने हाल ही में देखा कि प्रधानमंत्री मोदी एक ही मंच पर होकर शहबाज शरीफ से नहीं मिले। कूटनीति के अभ्यासों में कई बार नजरें भी नहीं मिलाई जाती। बात करना और हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है। संजय की कूटनीति की यही प्रैक्टिस क्रिकेट में भी देखने को मिली है। आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के तहत यह कहा गया है कि खिलाड़ी परस्पर सम्मान और शिष्टाचार बनाए रखें। क्रिकेट रूल बुक में हैंडशेक करना अनिवार्य नहीं है। हाथ मिलाना सिर्फ एक परंपरा है, न कि कोई कानून। इससे साफ है कि पाकिस्तान चाहे जितना शोर मचा ले, आईसीसी के पास ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें हाथ ना मिलाने पर कप्तान सूर्य कुमार या भारतीय टीम पर कोई कार्रवाई कर सके। खेल इतिहास में विंबलडन से लेकर ओलंपिक और तमाम खेलों के वर्ल्ड कप में ऐसी कई घटनाएं हैं जब दो दुश्मन देश के खिलाड़ी आपस में खेले, लेकिन ना पहले हाथ मिलाया ना बाद में हैंडशेक किया, और इसके लिए उन्हें कोई पनिशमेंट भी नहीं मिली। अब हम उस ओर चलते हैं कि कैप्टन सूर्या के पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट वाले ऑपरेशन सिंदूर से क्या अंतर आया है। पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने पर कल तक देश बटा हुआ था। आपको खबर हमने दिखाई, एक खेमा कैसे लगातार विरोध कर रहा था। सड़कों पर पुतले फूंके जा रहे थे। आरोप लग रहा था कि कमाई के लिए सम्मान से समझौता क्यों किया गया। ये पूछा जा रहा था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, तो खून की होली और क्रिकेट एक साथ क्यों हो रहे हैं। तो वहीं देश का दूसरा वर्ग जीत के लिए हवन कर रहा था। उनका कहना था खेलो, मगर क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान की वही दुर्गति करना जो मई के महीने में भारत की सेना ने 4 दिनों तक की थी। हालांकि कल रात जीत के बाद इस मैच के कई कट्टर विरोधी भी पिघल गए। अपना विरोध छोड़कर वो भी जीत के जश्न में शामिल हो गए थे। वैसा तो जश्न नहीं हुआ जैसा कि पाकिस्तान पर हर जीत के बाद होता है, लेकिन फिर भी देश के भीतर जश्न मनाया गया। लेकिन पाकिस्तान से खेलने पर विरोधाभास आज भी कायम है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि देशभक्ति का चूरन एक बार फिर काम कर गया। पाकिस्तान से खेल भी लिए और मैच को देशभक्ति के रंग में लपेट दिया ताकि आगे भी मैच चलते रहें, लोग विरोध न करें और छप्पर फाड़ कमाई भी होती रहे। हमें एक संदेश भी देना था कि हमें तुम्हें खेल में भी हराएंगे, बॉर्डर पे भी हराएंगे। वाकई में इस मैच जीतकर और ना हाथ मिलाकर करारा जवाब दिया है, और मैच के बाद जो इन्हें करारा थप्पड़ दिया है ना, वो बहुत बढ़िया लगा। एज ए स्पोर्ट्समैन तो मिलाना चाहिए, क्योंकि जो वो है ग्राउंड है, वो बैटल फील्ड तो है नहीं। हमने उन्हें अपने मैसेज से साफ कह दिया कि खेल अपनी जगह है, लेकिन जब बात देश की आएगी तो हम आपको बिल्कुल आपको अपने साथ नहीं रखेंगे, और हमारी कोई मित्रता नहीं है आपसे। हाथ नहीं मिला, वो अच्छा किया। क्रिकेट मैच का बायकॉट करने वाले ऐसे बहुत सारे लोगों ने टीवी पर जाकर तो मैच नहीं देखा, लेकिन ये बात भी सच है कि लगातार हिंदुस्तान जैसे जैसे करीब जीत की ओर बढ़ रहा था, वो अपने मोबाइल के जरिए हर एक खबर उसके बारे में जरूर पढ़ रहे थे। टीम इंडिया ने जीत हासिल की है, शानदार जीत हासिल की है, और पाकिस्तान को हर मोर्चे पर उसकी दुर्गति करना ये भारत का कर्तव्य भी है और भारत की जनता चाहती भी है। खबरों में आगे बढ़ते हुए जनहित में अब बात बिहार के चुनावी समर की कर लेते हैं, जहां इस साल 7वीं यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो 2025 के चुनाव की टोन और एजेंडा पूरी तरह से सेट कर दिया। सीमांचल के पूर्णिया में एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया कि उनके चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा विकास ही रहेगा। लेकिन लगे हाथ उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर तीखे प्रहार के साथ साथ एक और बड़ा दांव चला है। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया की जमीन से घुसपैठ के खिलाफ भी हल्ला बोला। ऐसे में साफ है कि बिहार का ये चुनाव एनडीए विकास के साथ तो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और घुसपैठ के खिलाफ भी लड़ेगा। पहले पूर्णिया में प्रधानमंत्री की 2 तस्वीरें आप देख लीजिए, फिर आपको उनकी बातें भी सुनाएंगे। पहली तस्वीर बिहार के चौथे और सबसे बड़े हवाई अड्डे के उद्घाटन की है, जबकि दूसरी तस्वीर समर्थकों से खचाखच भरी सभा के बीच पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के रोड शो की है। अब पूर्णिया देश के एविएशन मैप पर आ गया है। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लालटेन जला करके वो पंजा उस पैसों को हाथ मारता था।
जिन लोगों को अपनी तिजोरी भरने की चिंता रही हो, वो गरीब के घर की चिंता क्यों करें? साथियों, आरजेडी और कांग्रेस के लिए सिर्फ अपने परिवार की चिंता ही सबसे बड़ा काम है। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं, उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री को आपने सुन लिया। बिहार ने आज विकास के आसमान में भी नई उड़ान भरी है। यहाँ पहले से राजधानी पटना में एयरपोर्ट है। इसके अलावा मगध क्षेत्र के गया, मिथिलांचल के दरभंगा में भी हवाई अड्डे हैं और अब सीमांचल के पूर्णिया में एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ बिहार के 4 अलग अलग इलाके एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं। इस एयरपोर्ट से सीमांचल और जेडीयू के गढ़ कोसी के लोगों को भी बम्पर फायदा होगा। चुनावी साल में बिहार पर केंद्र सरकार की ओर से सौगातों की बौछार हो रही है। आज ही 40,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास हुआ है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार भी गदगद दिखे और पिछले कई मौकों की तरह आज भी पीएम मोदी के सामने अब कभी भी पाला ना बदलने की गारंटी दी। सभी योजनाओं से बिहार को काफी फायदा होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करता हूं। पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया, अब बहुत बुरा हाल था। आज जैसे ही ये सरकार आई, लगातार काम किया गया है। गड़बड़ तो हुआ था बीच में, उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का। अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं। आप जानते क्या है, अरे शुरू से सरकार बनी ना बीजेपी और जेडीयू का, एनडीए का, और उससे तो सब काम हुआ। बिहार के सीमांचल इलाके पर एनडीए का पूरा जोर है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके की 4 लोकसभा सीटों में सिर्फ एक पर ही उसे जीत हासिल हुई थी। अररिया में कमल खिला तो किशनगंज और कटिहार कांग्रेस के खाते में गई, जबकि पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव जीते। जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की झोली में सीमांचल की 8 सीटें आई थीं, जबकि कांग्रेस को 5, जेडीयू को 4, आरजेडी को 1 और सीपीआई-एमएल को 1 सीट मिली थी। एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। हालांकि बाद में उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। सीमांचल के चुनावी गुणागणित के बाद बात एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ बिहार दौरे की, जिस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। आरजेडी ने एक फिल्मी सीन में अपने सुविधानुसार बदलाव के साथ सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट किया है। इसके साथ लिखा है, होशियार खबरदार, आज जुमलों का जुल्म करने जुमलेबाज कातिया बिहार पहुंच रहा है। अब वो वीडियो भी दिखा देते हैं, जिसमें पीएम मोदी की आलोचना और तेजस्वी की तारीफों के पुल बांधे गए हैं आरजेडी की ओर से। जुमले, जुमलों पर जुमले, बिहार के लोगों को बस जुमले मिलते हैं जज साहब, कभी तरक्की नहीं मिलती। जिन युवाओं से हाथ जोड़कर ये वोट मांगते हैं, उन्हें लाठी से मारते हैं। बेटियों का घर से निकलना मुश्किल, तो कमाने को बाहर गए लोगों का घर वापस लौटना मुश्किल है। अब बस 1 तारीख होगी चुनाव की तारीख, और हम लाएंगे एक व्यक्ति के। अपराध का मुंह काला होगा, अब तेजस्वी उजाला होगा। जुमलों पर जुमले। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी पीएम के पूर्णिया दौरे पर सवाल उठाए, जिस पर बीजेपी की ओर से कड़ा जवाब दिया गया। कहीं मुद्दे पे प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, केवल घुसपैठिया 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 की बात करेंगे। लोगों की तरक्की, बिहार की तरक्की, गरीब के बारे में बात नहीं करेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आ रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी चले जाएं और साथ में हमारे चाचा को भी लेके चले जाएं, स्थिति जान जाएंगे क्या है। बिहार का चुनाव को लेकर के कैंपेन करने का सबका अधिकार है, लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस और आरजेडी ने जो बहुत ही नीचे स्तर का राजनीति किया है, उससे हम लोग सब दुखी है। प्रधानमंत्री जी को तो वो लोग कितने सालों से पर्सनल अटैक करते हैं, हमला करते हैं, गाली देते हैं। राजनीति में भाषा का स्तर कितना गिरता जा रहा है, इसकी एक और मिसाल बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, सुनिए, जिस पर बीजेपी ने आरजेडी सांसद को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े गालीबाज व्यक्ति का अगर नाम है तो नरेंद्र मोदी।
गाली देने के उस्ताद हैं। थोड़ा मुकाबला में इस बार पिछड़ जा रहे हैं। कौन गाली दे रहा है उनको तो मैं नहीं जानता, लेकिन देश की आम जनता तो उनको गाली दे रही है। नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पर इस प्रकार की टिप्पणी अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदास्पद है। उनको मालूम नहीं, मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के सांसद को अपनी मर्यादा में रहनी चाहिए। जनहित में अगली खबर भी बिहार से ही है, जहां आज पुलिस की नौकरी मांगने वालों को पुलिस की ही लाठियां खानी पड़ गईं। तस्वीरें पटना की हैं, जहां पुलिस में करियर बनाने की ख्वाहिश रखने वाले लड़के लड़कियों को पुलिसिया कोड़े खाने पड़े। तस्वीरें जरा देखिए, कैसे प्लास्टिक और लकड़ी के डंडे ही नहीं बरसाए गए, बल्कि प्रदर्शनकारियों के हाथों से तिरंगा झंडा छीनकर तिरंगे के डंडे भी अंधाधुंध चलाए गए। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इन वर्दी वालों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की भी सुध नहीं रही। उन्हें शायद चिंता थी तो अपने आला अधिकारियों के उस हुक्म की जिसमें प्रदर्शनकारियों के हुजूम को किसी भी कीमत पर पुलिस की घेराबंदी न लांघने देने की हिदायत दी गई थी। बिहार में चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसे में दारोगा भर्ती की तैयारी में जुटे नौजवान जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन चाहते हैं। सरकार का सिस्टम अपने हिसाब से चलता है, लेकिन मौसम चुनाव का है। ऐसे में दबाव बनाने के लिए बिहार के लड़के लड़कियां आज पटना कॉलेज से हाथ में तिरंगा लिए सीएम हाउस का घेराव करने निकले। हालांकि उन्हें इसकी इजाजत नहीं थी। ऐसे में रास्ते में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। फिर भी प्रदर्शनकारियों का हुजूम जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठी डंडे चलाए। इस दौरान पटना के कई कोचिंग टीचर्स भी अभ्यर्थियों का समर्थन करने पहुंचे, तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इंसर्ट चाहिए और दरोगा नोटिफिकेशन 18-17 जल्द से जल्द दे, नहीं तो हम लोग यही रहेंगे। 100% प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है, और जहाँ बच्चों की जिंदगी का सवाल है हम लोग मर मिटने को तैयार हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वैकेंसी नहीं आया तो हम चप्पल पहनते हैं। आज बहुत बार मेरा चप्पल खुला है। अगर वैकेंसी नहीं आया इस माह के भीतर तो हम चप्पल पहनना छोड़ देंगे जब तक वैकेंसी नहीं आ जाता है। लोगों को जो कहा गया धरना प्रदर्शन करने की जहाँ की इजाज़त थी वहाँ तक के अलाउ किया गया था। उसके आगे जाने पे इन लोगों को वापस भेजा गया है। जो क्षेत्र नहीं है वहाँ पे नहीं किया सकता है। ये सरकार के आदेश से भी और माननीय हाईकोर्ट के आदेश से भी ये क्षेत्र प्रतिबंधित है। जो भी इसे उल्लंघन करेंगे उन पे विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। लाठीचार्ज से दारोगा भर्ती की मांग करने वाले स्टूडेंट्स बेहद गुस्से में हैं। वो चुनाव में नीतीश सरकार को सबक सिखाने की चेतावनी तक दे रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी किया जाए दरोगा का और लाठीचार्ज स्टूडेंट पर नहीं किया जाए। सर देखिए लाठीचार्ज कैसे, देखिए कितना मार मारा। देखिए सर जूता देखिए, ये देखिए सर 20-25 लाठी मारा हमको, बहुत मार मारा। हम देखा, देखिए इधर देखिए सिर में चोट है सर, यहाँ पे चोट है। लोग नोटिफिकेशन चाहते हैं, नहीं तो एक एक अभी लाठी चार्ज करा, एक एक सरकार को उखाड़ फेंकने अब सवाल यह है कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं, उसके बारे में भी देते हैं आपको जानकारी। पहली मांग यह है कि चुनावी ऐलान से पहले दारोगा भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाए, जबकि दूसरी मांग है पुलिस भर्ती में पारदर्शिता, जैसे परीक्षा के बाद क्वेश्चन पेपर, OMR शीट की कार्बन कॉपी और आंसर की। इसमें कोई शक नहीं है कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होते ही भर्ती प्रक्रिया ठप हो जाएगी। ऐसे में छात्रों की मांग पूरी तरह से वाजिब है, लेकिन छात्रों को यह भी समझना होगा कि यह हिंदुस्तान है, बिहार है, नेपाल के जैसा हाल बना देंगे, इस तरह के शब्दों से इन युवाओं को परहेज करना चाहिए। वैसे पटना में आज दारोगा भर्ती पर ही बवाल नहीं हुआ, बल्कि संविदा पर नौकरी कर रहे डायल 112 के चालकों ने भी बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। डायल 112 के संविदा कर्मी पिछले कई दिनों से पटना के गर्दनी बाग में धरना भी दे रहे हैं। इससे पहले शनिवार को भी उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई, जब बर्खास्त संविदा कर्मचारियों ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मीटिंग की जगह तक बदलनी पड़ गई थी। खबरों में आगे बढ़ते हुए आज की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे, सड़क पर चलना हमारा अधिकार है, लेकिन दूसरों को भी चलने देना हमारा कर्तव्य है।
जब हम सरकार के बनाए नियमों का पालन करते हैं तो कानून हमें गाड़ी चलाने की इजाजत देता है, लेकिन सड़क पर चलना और गाड़ी चलाना ही हमारा अधिकार या कर्तव्य भर नहीं है, बल्कि सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त दूसरों की सुरक्षा का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या आप इस जिम्मेदारी को निभाते हैं? आज सोचिएगा जरूर। देश की राजधानी दिल्ली से खबर है, जहां एक BMW कार चला रही 38 साल की महिला ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। और जानते हैं, लापरवाही सिर्फ इतनी नहीं हुई, टक्कर के बाद घायलों को पास के अस्पताल में ले जाने की बजाय 19 किलोमीटर दूर के अस्पताल में ले जाया गया। हादसा दिल्ली के व्यस्ततम धौला कुआं इलाके में हुआ, लेकिन पुलिस को पता भी नहीं चल पाया। बाइक चला रहे वित्त विभाग के अधिकारी की मौत हो गई। रविवार दोपहर का ये वीडियो ठीक हादसे के बाद का है। रोड पर BMW कार उल्टी पड़ी हुई है। एक महिला कार के पास दिख रही है, कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। वीडियो आगे बढ़ता है तो रोड पर गिरी हुई बाइक दिखती है। सड़क पर नवजोत और उनकी पत्नी संदीप कौर जख्मी हालत में नजर आते हैं। चलती कार से किसी राहगीर ने धौला कुआं के पास घटना स्थल का ये वीडियो बनाया है। घटना के बाद इस जगह से 19 किलोमीटर दूर नॉर्थ दिल्ली के किंग्सवे कैंप में दोपहर 2 बजे घायलों को ले जाया गया था। अस्पताल में वित्त मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि संदीप कौर को जख्मी हालत में भर्ती कराया गया। अब सवाल इसी बात का है कि आखिर घटना स्थल से 19 किलोमीटर दूर के अस्पताल में घायलों को क्यों ले जाया गया, जबकि 10 किलोमीटर की रेंज में तमाम नामी गिरामी अस्पताल हैं। सवाल ये भी है कि पुलिस को तुरंत सूचना क्यों नहीं दी गई। क्या आरोपियों ने हादसे की लीपापोती करने की तैयारी कर ली थी? सवाल तो ये भी है कि व्यस्त सड़क पर पुलिस समय से क्यों नहीं पहुंची। जब सड़क से यहाँ पर PCR को कॉल किया जाता है और ये बताया जाता है कि एक लंबा जाम लगा है ट्रैफिक का, तब ट्रैफिक यूनिट यहाँ पर पहुँचती है और गाड़ी को पलटी हुई देखती है। लेकिन एक बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस की चौकसी पर भी खड़ा होता है कि रिंग रोड जैसे व्यस्ततम सड़क पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है और पुलिस 20 मिनट तक स्पॉट पर नहीं पहुंच पाती है। कल दोपहर को नवजोत अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद लंच करके जेल रोड स्थित अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान हादसा हुआ। BMW कार ने पीछे से बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद मौके पर ही दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। BMW कार भी सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद एक वैन में घायलों को कैंप के अस्पताल ले जाया गया। हमने उस वैन के ड्राइवर को भी खोज निकाला है। एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पर, तो 2 पर्सन नीचे ज़मीन पे थे, उनको मैंने वहाँ से उठा के अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। करंट में फ़ोन पे बात कर रहे थे ऐसी डॉक्टर्स वगैरह से, आप रेडी रहना और हम आ रहे हैं लेके। मतलब जैसा मैडम ने बोला, मेरे को ये लगा कि इनके साथ के पर्सन है, इसलिए मैं वहाँ गया सर। ABP न्यूज़ को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक BMW चला रही महिला का नाम गगनप्रीत है। नवजोत सिंह की पत्नी संदीप ने FIR दर्ज कराई है, जिसके आधार पर गगनप्रीत को अस्पताल से गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें उसी वक्त की है। गगनदीप के पति का घोड़ों के चमड़े का कारोबार है। पुलिस ने सबूत नष्ट करने, लापरवाही से गाड़ी चलाने समेत कई अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। इस पूरे इंसिडेंट के अंदर हमारी FIR ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है। CCTV फुटेज जो इस इंसिडेंट की थी वो ऑलरेडी प्रिजर्व कर ली गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चल रही है। इसकी जो भी जानकारी है, जिस DL3 FBM 0008 नंबर की BMW कार से हादसा हुआ, उसकी तस्वीर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हादसे के वक्त गाड़ी किस स्पीड में रही होगी। तमाम पहलुओं में बड़ा सवाल है कि आखिर 20 मिनट तक जाम लगा रहा और दिल्ली पुलिस को खबर नहीं होती है कि कोई बड़ा हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। दिल्ली पुलिस अगर 20 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाती, जो महज हादसे के इस पूरे जगह से कुछ ही दूरी पर थी, तो शायद तस्वीर कुछ और होती।
आरोपी गगनप्रीत ने जो पुलिस को जानकारी दी है उसके मुताबिक अपने पति, 2 बच्चों और नौकरानी के साथ गुरुग्राम से अपने घर जा रही थी। हादसे का कारण याद नहीं है, इतना याद है कि लोगों ने गाड़ी से बाहर निकाला। उसी दौरान मैंने दोनों को सड़क पर देखा। इसी बीच पोर्टर वैन वाला वहां पर रुका। मैं घबराई हुई थी, मुझे किसी दूसरे अस्पताल का पता नहीं था, इसीलिए मैंने वैन वाले को आजादपुर लेकर चलने को कहा। यहीं कोविड के समय अस्पताल में मेरे बच्चे भर्ती थे। इससे पहले मृतक नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर ने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया है कि पीछे से तेज रफ्तार BMW ने कार को टक्कर मारी। BMW ने टक्कर मारी, टक्कर लगते ही हम दोनों नीचे जा गिरे। जो महिला गाड़ी चला रही थी वो और एक ड्राइवर हमें कैब में डालकर ले जा रहे थे। मैं उस महिला को बार बार कह रही थी कि हम दोनों को कहीं पास के हॉस्पिटल में ले जाएं, लेकिन मेरे बार बार कहने पर भी वो नजदीक के अस्पताल हमें लेकर नहीं गई। जानबूझकर हमें दूर के अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाया गया। फिलहाल संदीप कौर का इलाज दिल्ली के अस्पताल में किया जा रहा है। उनके हाथ पैर में चोटें आई हैं। वैसे तो देश में खराब सड़कों को हादसे के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अभी पिछले दिनों जब सड़कों पर गड्ढे दिखे तो उसको लेकर काफी सवाल उठाए गए। माना जाता है कि गड्ढों की वजह से देश में हर रोज सड़क हादसे होते हैं, लेकिन बेलगाम रफ्तार को हम भूल जाते हैं। आज की 2 तस्वीरें और आपके सामने रखते हैं। दोनों मध्य प्रदेश से आई हैं। छिंदवाड़ा में फोन पर बात करते हुए सड़क पार करना कितना खतरनाक है आप देखिए जरा। तेज रफ्तार कार ने एक पुलिस वाले को रौंद दिया। दूसरी तस्वीर खरगोन से आई है, जहां बेलगाम रफ्तार की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। कचरे वाले गाड़ी भी रफ्तार पर काबू नहीं रख पा रहा और हादसे बढ़ते जा रहे हैं। हादसों को रोकने की ट्रेनिंग देने आपको कोई बाहर से नहीं आएगा। गाड़ी चलाते वक्त आपको अपनी रफ्तार को काबू में रखना होगा। रोड पार करते समय फोन पर बात करने से आपको खुद बचना होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो कार में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहे होते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। सड़क हादसों को लेकर जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 2023 में देश भर में 4,80,583 दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 1,72,890 लोगों की जान गई, 4,62,885 लोग जख्मी हुए। अगर औसत देखेंगे तो हर घंटे देश में तकरीबन 55 सड़क हादसे होते हैं। सड़कों के खराब होने से 14.4% हादसे हुए, वहीं 67% हादसे सीधी सड़क पर हुए। हादसों में दोपहिया वाहन सवार सबसे ज्यादा मौत के शिकार होते हैं। कुल हादसों में इनका प्रतिशत 44.8 का रहा। उम्मीद यही कि नागरिक होने के नाते हम अपनी भी जिम्मेदारी समझें। सड़क हादसों में किसी की जान जाती है तो जिनकी वजह से सड़क हादसा होता है उनको जेल जाना पड़ता है। बेहतर सबके लिए यही होगा कि अपनी रफ्तार पर लगाम लगाएं और दूसरों के जीवन से इस तरह से खिलवाड़ नहीं करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिस वनतारा को लेकर पिछले कुछ दिनों से सवाल उठ रहे थे, उस वनतारा को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। वनतारा को आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। जांच टीम को वनतारा के कामकाज में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अब इस तरह के आरोपों को दोबारा उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जस्टिस पंकज मित्तल और प्रसन्ना वराले की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को भी नसीहत दी है और कहा है कुछ अच्छी चीजें भी होने दीजिए और उन पर खुशी व्यक्त कीजिए। हमारे देश में कई चीजें हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं, उन्हें व्यर्थ के विवादों में नहीं उलझाना चाहिए। जांच के दौरान एसआईटी ने भारतीय और विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर रिकॉर्ड खंगाले। एक्सपर्ट्स की भी राय ली गई। बाद में एसआईटी की रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि वनतारा में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। विवाद के इस पूरे एपिसोड की शुरुआत होती है 29 जुलाई को। कोल्हापुर के नंदनी मठ से माधुरी उर्फ महादेवी नाम की हथनी को गुजरात के वनतारा ले जाया गया था। फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। भारी मन से कोल्हापुर के लोगों ने तब माधुरी को विदा किया। इस मामले ने कोल्हापुर को अंदर ही अंदर गुस्से से भर दिया और फिर सामने आया 5 अगस्त का ये वीडियो। उस दिन हजारों की संख्या में कोल्हापुर के लोग सड़कों पर उतरे थे। मांग थी कि
कि वंतारा से महादेवी उर्फ माधुरी को वापस लाया जाए। 33 साल से माधुरी नंदिनी मठ की शोभा बढ़ा रही थी। इस मामले ने महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक रंग ले लिया था। आरोपों के छींटे सीधे जामनगर के वंतारा स्थित प्राणी बचाओ पुनर्वास केंद्र पर पड़े। इस सेंटर को अंबानी परिवार का रिलायंस फाउंडेशन चलाता है। सोशल मीडिया पर कहा गया कि वंतारा में हाथियों के अधिग्रहण के लिए कानून का पालन नहीं हो रहा है। 2 अलग अलग जनहित याचिकाओं में वंतारा के खिलाफ अनियमितता के आरोप लगे। सुप्रीम कोर्ट में शिकायत हुई तो अदालत ने 25 अगस्त को कमेटी बना दी। 4 सदस्यों की एसआईटी बनाकर वंतारा की जांच कराने की जिम्मेदारी दी। 17 दिन की जांच के बाद 12 सितंबर को टीम ने रिपोर्ट सौंप दी। सीलबंद लिफाफे में वंतारा पर लगे आरोपों की जांच का ब्यौरा दिया गया। अब आज 2 जजों की बेंच ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया और कहा कि वंतारा की जांच में नतीजे संतोषजनक हैं। जांच में ये बात सामने आई है कि वंतारा में सभी अधिग्रहण और आयात नियमों के मुताबिक और दस्तावेजों के साथ वहां पर काम किए गए। एसआईटी जांच में यह भी सामने आया है कि वंतारा की सुविधाएं तय मानकों से बेहतर हैं। पशु देखभाल, मेडिकल और वेटनरी सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं वहां पर। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले पर वंतारा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। वंतारा की ओर से कहा गया है, हम अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्षों का स्वागत करते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वंतारा के पशु कल्याण मिशन के विरुद्ध उठाए गए संदेह और आरोप निराधार थे। वंतारा हमेशा से हमारे बीच बेजुबानों के प्रति प्रेम, करुणा और जिम्मेदारी का प्रतीक रहा है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर वक्फ कानून से जुड़ी हुई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक तो लगाई, लेकिन पूरे कानून को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसे दोनों पक्ष अब अपनी अपनी जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। वक्फ कानून पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, इस रिपोर्ट में देखिए। तो इससे साफ है कि जो कानून पारित हुआ वो कानून वैध है। अब उसके कुछ प्रोविजंस पे जो स्टे किया है उस पे निश्चित तौर से सरकार उस पे विचार करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसके आलेख में उस पे कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून के 3 प्रावधानों पर रोक लगाई है। प्रावधान नंबर 1, नए कानून में केंद्र और राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होने जरूरी थे, लेकिन केंद्रीय बोर्ड में अधिकतम 4 और राज्य में 3 गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या तय कर दी गई है। प्रावधान नंबर 2, डीएम की रिपोर्ट आने तक कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित नहीं होगी, जिस पर रोक लगते ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि वक्फ ट्रिब्यूनल या वक्फ का कोर्ट आने तक मालिकाना हक में बदलाव नहीं होगा। प्रावधान नंबर 3, वक्फ करने वाला व्यक्ति कम से कम 5 साल से मुस्लिम हो, लेकिन सरकार की ओर से नियम बनाए जाने तक फिलहाल ये प्रावधान लागू नहीं होगा। बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाया ना जाए, वक्फ की इनकम में इजाफा ना हो। बीजेपी के सरकारों से पूछना चाहते हैं कि आप देश को डेटा दे दीजिए कि किसने धर्म बदल के वक्फ को दिया है प्रॉपर्टी। सत्ता और विपक्ष दोनों की ओर से वक्फ कानून पर आए सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम फैसले का स्वागत किया जा रहा है। कानून का विरोध करने वाले अहम प्रावधानों पर लगी रोक को बड़ी राहत बता रहे हैं। और अब जनहित में अगली खबर सियासत में गिरावट के सबसे नए नमूने से जुड़ी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सियासी रार छिड़ी है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बापू की प्रतिमा के गले में किसी ने बीजेपी का पटका डाल दिया, जिस पर गंगा जल वाली राजनीति शुरू हो गई। गांधी की मूर्ति के गले में बीजेपी का पटका और डंडे में लगा हुआ है बीजेपी का झंडा। वायरल तस्वीर बिहार के मीनापुर की है। आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बापू का अपमान किया है। तस्वीरें वायरल होने के बाद आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव
समर्थकों के साथ महात्मा गांधी की मूर्ति गंगा जल से धोने पहुंच गए। हुआ ये कि शनिवार को एनडीए के सम्मेलन के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने गांधी जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की थी। रविवार को तस्वीरें वायरल हुई तो मुजफ्फरपुर से पटना तक सियासी पारा हाई हो गया। गांधी जी को अपना बनाना है तो उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले, पढ़ाई करें। इस तरह की ओछी हरकत ठीक नहीं लगती। अब आज का जनहित मंत्र, भूल होना प्रकृति है, भूल मान लेना संस्कृति है, लेकिन भूल सुधारना प्रगति है, जिससे आपके लिए सफलता के नए दरवाजे खुलते हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।